ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। नाम है इसका जोधपुर, 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 जोधपुर। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। हर बात निराली यहाँ, लोग निराले यहाँ। उठते स्वर, उठते स्वर कहीं अभिनेता के, उठते स्वर कहीं अभिनेता के। पड़ती थाप ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर, ढोलक पर। थिरकते पांव जब बिन घुंघरू के, तो नाचता पूरा शहर, थिरकता पूरा शहर। बांसुरी की मीठी तान से, बांसुरी की मीठी तान से ज्यादा मीठी मुस्कान यहाँ की। कहती सबसे एक ही बात, एक ही बात। आवो आवो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। आओ सा, पधारो सा, पधारो सा, पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी। हेलो दोस्तों, हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम करीब 1 साल कंप्लीशन की दहलीज पर खड़ा है। और आपको ध्यान हो तो अपने पहले प्रोमो में मैंने एक बात कही थी कि ये जोधपुर सन सिटी की धरती है जो हीरे उगलती है। और हमारा हर सेगमेंट इस बात की गवाही है। हो सकता है कि पहले आपको लगा हो कि ये कोई डायलॉग है, जैसा कि टीवी एंकर अक्सर डायलॉग बोला करते हैं, लेकिन ये डायलॉग नहीं था। और हर सेगमेंट में आने वाले हमारे आर्टिस्टों ने, हमारे कलाकारों ने, हमारे गेस्ट ने इस बात को सार्थक किया है। चाहे वो म्यूजिक हो, एक्टिंग हो, राइटिंग हो या डांसिंग हो, हर सेगमेंट में ये सिद्ध हुआ है कि ये जोधपुर की धरती ने ऐसे हीरे दिए हैं जो देश और दुनिया में जोधपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। आज हमारे साथ जोधपुर की धरती के एक ऐसे ही हीरो हैं जिन्होंने अभिनय को अपने अंदर साधा है, साधना की तरह अभिनय को अपने शरीर की, अपने नस नस में, अपनी रगों में उसे प्रवाहित किया है। न केवल हिंदी फिल्म बल्कि राजस्थानी, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कर्नाटक, कन्नड़, गुजराती, न जाने किन किन भाषाओं में वो अभिनय कर चुके हैं, कर रहे हैं। और साथ ही OTP पर भी उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और इसके अलावा वो थिएटर के करीब 50 के आसपास शो कर चुके हैं। और लगातार अभिनय की दुनिया में उनको हमारे शहर से ज़्यादा फिल्मी दुनिया के लोग जानते हैं। एक ऐसी शख्सियत जो अपने अभिनय से लोगों के दिलों में लगातार घर करते जा रहे हैं। आज हमें खुशी है कि हमारे राइजिंग सिटी प्रोग्राम में राइजिंग स्टार के रूप में हमारे साथ हैं नवीन बोराना साहब। नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद जी, दर्शकों को भी प्रणाम। नवीन जी, जी सर, वो शुरुआती साल जब आपको लगा कि आपकी कायनात में, आपकी व्यक्तित्व में अभिनय शुमार हुआ, वो क्या घटना थी या किस तरह से अभिनय आपके साथ जुड़ा? बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा, ये दिल की बात है जी। स्कूल में जब पढ़ते थे तो स्कूल में एक सब्जेक्ट था, उसमें कुछ नाटकीय रूप से पढ़ाई होती थी। एक आर्टिस्ट ये बोलेगा, दूसरा ये बोलेगा, तीसरा ये बोलेगा। क्या बात। तो हम स्कूल में उस समय इंटरेस्ट आने लगा कि यार हम बोल रहे हैं कि राजेश ने ये कहा, महेश ने ये कहा, तो हम क्यों ना राजेश और महेश बन जाए। हाँ, तो राजेश के तू बोल, महेश के मैं बोलूंगा, नीता के ये बोलेगी और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ से वो फर्टाइल हो गई आपकी बात। फिर हमने देखा बड़ा मजा आ रहा था उसमें, तो मजा आने लगा। तो फिर हमने स्कूल लेवल पे ड्रामा में पार्टिसिपेट करना शुरू किया और मजा आने लगा। फिर लगा धीरे धीरे समझ आई, तो ये लगा कि मेरे पेरेंट्स यानी मेरे फादर को इंटरेस्ट था एक्टिंग का, तो शायद ब्लड से मुझ में आया है। लेकिन ऐसा कहते हैं कि जो अभिनय है वो एक जिद है, एक पागलपन है। बिल्कुल बिल्कुल।
और जिद और पागलपन ही उसे उस मुकाम तक पहुंचाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। हाँ, ये वो आपने जो शुरुआत में अपनी इस जिद और पागलपन को विकसित कैसे किया? विकसित ये मेरे स्कूल लेवल से ही किया था जी। पहले छोटी स्कूल, फिर बड़ी स्कूल, सरदार स्कूल में गए हम लोग, 12th तक वहाँ पढ़े। वहाँ पे भी मैं हमेशा क्रिएटिविटी कुछ न कुछ करता था, तो टीचर्स के नज़रों में रहता था। मेरी आवाज़ बहुत थोड़ी तेज लगती है उनको, तो उस समय लाइट बहुत जाती थी, तो स्टेज पे मुझे ही बुलाते थे कि यार माइक तो बंद है, वो नवीन बोराना को बुला लो, वो निकाल लेगा। वाह वाह वाह। तो इस तरह हम लोग करते करते ये इंटरेस्ट बढ़ता गया। तो आपने जो ये कला है उसे विधिवत कैसे सीखा, या उसकी कोई ट्रेनिंग? जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये विधिवत तभी हुआ जब मैं जोधपुर के टाउन हॉल में ड्रामा में जाने लगा और उन लोगों को देखने लगा, तो मुझे लगा यार मुझे कोई भी कार्य को करने के लिए उसको सीखना जरूरी है। तो हमारे जोधपुर के NSDN हैं अरू व्यास, उन लोगों ने एक बार कोई 45 डेज का एक वर्कशॉप लगाया। तो मैंने कहा यार ये वर्कशॉप ज्वाइन करेंगे तो शायद कुछ समझ आए। वर्कशॉप ज्वाइन किया, हालांकि इसके लिए 45 डेज बहुत ही कम है, इसका एक्टिंग का ए भी नहीं आएगा, फिर भी हमने कहा चलो कुछ तो आएगा, हम सीखते हैं। 45 डेज हमने उनके साथ सीखा कैसे बोलना है, कैसे खड़े होना है, कैसे वो नवरस लाने हैं, वो धीरे धीरे हम लोग सीखने लगे। 45 डेज होते होते हम लोगों ने एक प्ले तैयार किया, फिर हम लोगों ने वो टाउन हॉल में प्ले किया। तो हमें समझ आया कि अभी बहुत कम कुछ कैंप की तैयारी से। हाँ, वो जो उसमें जुड़े थे उन लोगों को ही, ताकि हम और आपने चर्चा की NSDN की, तो अभिनय का जब आदमी अभिनय फील्ड में आता है और पर्टिकुलरली ड्रामा में, तो उसका एक सपना होता है NSD में जाने का, या फिल्मों में जाना है तो पूना फिल्म इंस्टीट्यूट। तो कुछ ऐसा आपने भी सपना देखा? सर सही बताऊं तो NSD को मुझे पता ही नहीं था कुछ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, जब मैं समझता था। जब मैं संभला इसमें तब तक मेरी एज काफ़ी हो गई, तो मैंने कहा अभी मुश्किल है। प्लस मेरे पेरेंट्स के साथ मैं उनके बिजनेस में सपोर्ट करता था, तो समय कम होता था, मैं साथ साथ खेलता भी था। तो जोधपुर टीम से कैप्टन और रहा मैं लॉन टेनिस में, तो उसमें भी काफ़ी व्यस्त रहता था। तो मैं स्कूल, ये वाले बड़े स्कूल जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, बिग इंस्टीट्यूट, वो नहीं ज्वाइन कर पाया। शुरुआत में आपने प्लेज में काफ़ी काम किया? ड्रामा से ही आया, ड्रामा, और ड्रामा के आसपास ही आप रहे, उसके अलावा आपने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं? ज़्यादा सोचा नहीं। तो पहले जो शुरू में आपने नाटक किए, उसमें कोई यादगार किरदार आपको कि ये ज़हन में बैठा है और वो अभी तक मुझे? नाटक हमने राजस्थानी में खेला था एक, राजस्थानी में खेला था जोधपुर में। उससे पहले आपने सही पूछा तो वो याद आया मुझे, कमबख्त इश्क हमने दिल्ली में खेला था। तो उसमें हीरोइन के फादर का कैरेक्टर था। अच्छा। वो कॉमेडी प्ले थे, हास्य। तो उसमें हम लोगों को इतना एंजॉय मिला, क्योंकि वो बिल्कुल एक नया स्टेट है, नए लोग हैं, सारे बिल्कुल अलग तरह के लोग थे, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, उन लोगों के साथ हुए। फिर हमारे गुरु थे मिस्टर चितरंजन त्रिपाठी, जो आज बड़े एक्टर हैं, वो हमें सिखाते थे कि नाटक ऐसे ही नहीं होता, उसके लिए पहले कई सारे रियाज होते हैं, कई सारी एक्सरसाइज करनी होती है, उसके बाद हम लोग जब चार्ज हो जाती, हमारे नस एकदम तैयार हो जाती, तो हम पूरा एनर्जी के साथ हम एक्ट करते हैं। तो वहाँ से हमने किया, तो वहाँ डेप्यूटी का मैंने कैरेक्टर किया। वो इतना हिलेरियस कैरेक्टर था और बहुत मजा आया मुझे उसमें। कहते हैं नवीन जी कि एक कोई भी आर्टिस्ट है, चाहे वो एक्टर हो या म्यूजिक में हो, डांस में हो, किसी में भी हो, तो एक बेहतर इंसान उसका अच्छा होना ज़रूरी है, जबकि आजकल ये बात गौण हो गई है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? बहुत सही कहा सर, बहुत बेहतर इंसान होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे हम ज्ञान, क्या होता है, एक्टर होता है ना, वो ऑब्जर्वेशन उसकी चालू रहती है, उन लोगों को देखता रहता है, उनको उनसे कुछ सीखता रहता है। तो ये मुझे लगता है कि मैं तो परिवार से, पेरेंट्स से ही हमें ये गुण आया कि हम लोगों ने कोई गलत रास्ता ना अपना के, हमारा व्यवहार हमेशा वैसा रहा। पोलाइट बोलना, आवाज़ मेरी तेज जरूर है लेकिन पोलाइट बोलना, और अंदरूनी मैं तो आपका प्लस पॉइंट है। थैंक यू। वो अंदर से ही हमको ऐसा लगने लगा कि हम अच्छे इंसान बन सकते हैं, तो क्यों ना हम उनको फॉलो करें जो लोग वास्तव में अच्छे हैं। तो स्वामी विवेकानंद है या हमारे रामकृष्ण परमहंस है, क्योंकि मैं स्कूलिंग मेरा विवेकानंद स्कूल से हुआ, और वहाँ पे हमारे गुरु देवी शरण जी गुप्त है, उन्होंने हमारी प्रारंभिक शिक्षा इतनी अच्छी और
वाह, इतनी प्यारी दी कि हमारा नैतिक शिक्षा का ज्ञान बहुत अच्छा था, तो हम कहीं डगमगाए नहीं। आज भी हम लोग बहुत स्ट्रांगली अगर खड़े हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे गुरुजी देवी शरण जी ये को। नैतिकता ही किसी भी इंसान को आगे बढ़ाती है। जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके एक मित्र हैं, दिल्ली का भी आपने जिक्र किया, और संजय घड़ाई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक्टर भी हैं और मॉडल भी हैं। संजय साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नवीन जी हमारे साथ हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई संजय घड़ाई, पेशे से एक्टर मॉडल। राजस्थान दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राजस्थान जितना ही खूबसूरत प्रदेश है उतने ही खूबसूरत वहां के लोग भी हैं। और इसी खूबसूरत प्रदेश में एक शहर है जोधपुर, और इसी जोधपुर में हमारे एक सबसे प्यारे मित्र हैं मिस्टर नवीन बोराना जी। मैं आज आप सबको उनके बारे में परिचय कर देना चाहता हूं। नवीन बोराना जी बहुत ही एक अच्छे कलाकार हैं। काफ़ी सारे विज्ञापनों में, काफ़ी सारी फिल्मों में वो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मैं उनको किसी फिल्मों में या किसी बड़े पर्दे पे देखता हूँ। मुझे याद है कि हमने साथ में काम किया था, आई थिंक ये 5 साल पुरानी बात है, 5 या 6 साल हो चुके हैं, और 2 फिल्मों में हमने काम किया था नवीन जी, भोज बगावत भारत और साको 363। मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि कभी भी आपके साथ मौका मिले ज़रूर आपके साथ काम करेंगे। और मैं आपकी मंगल कामना के लिए ये दिल से दुआ करता हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही नाम। थैंक यू सर, थैंक यू। नवीन जी, ये नाटक करते करते फिल्म का जो आपका एक टर्न आया, वो क्या घटना थी कि आप मुंबई की तरफ गए? सर, ये भी एक लंबी घटना है। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। हालांकि क्या रहता है सर कि हम ड्रामा करते थे, तब भी हमारे मन में रहता था यार हम एक्टिंग करते हैं, एक्टिंग। उस समय वीडियो इतना नहीं था, मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो वीडियो तो होना मुश्किल ही था। वीडियो कैमरा हमने देखे थे जो शादियों में यूज़ करते थे, तो हम उनको किसी तरह यूज़ करते थे, और कोई गाना हमने गा लिया, कोई वीडियो बना लिया, और हमने अपनी दुकान का कोई ऐड बना लिया, कुछ छोटा सा ऐसे ही वीडियो। तो हम लोगों को लगने लगा यार हम कुछ कर रहे हैं तो वो कुछ क्रिएटिव है और वो कर पाएंगे। तो फिर फिल्मों में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और मैं बहुत सारे पुराने एक्टर हैं, प्राण साहब हैं, इन सबको इनको फॉलो करता था। देवानंद जी हैं, राजेश खन्ना है, इनको देखता था, तो बहुत एक्ट उनका बहुत मुझे एक मैग्नेटिज्म उनमें जो दिखता था ना, मुझे यार ये कैसे कर लेते हैं इतना कुछ, कैसे। फिर आज भी मैं अगर देखता हूँ उनको, तो मैं कोई मूवी देखता हूँ तो मुझे कैमरे के पीछे के लोग भी दिखाई देते हैं कि ये लोग ये सीन ऐसे किया, ये सीन वैसे किया, क्योंकि अभी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होने लगा है। तो ड्रामा से धीरे धीरे मैं इसमें जाने लगा। तो इसकी वजह ज़्यादा बड़ी ये है कि मैं जब 2000 में दिल्ली गया था, 3 साल दिल्ली रहा, तो जिस कंपनी में काम किया हम लोगों ने, वहाँ पे जैसा हमारा इच्छा रहती है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढ ही लेते हैं जो ड्रामा से या फिल्म से जुड़े हुए। तो हमारे एक गजेंद्र राठी हमारे मित्र थे, तो वो हमको ड्रामा में लेके गए। फिर वही NSDN लोग होते थे, कनॉट प्लेस पे एक छत होती थी, उस छत पे हम लोग सारे रिहर्सल करते थे, फिर हम ड्रामा करते थे, और वो बड़ा मज़ा आता था यार। हम तो सोचते थे वो दिन भर काम किया, शाम को फुल एंजॉय यानी कि रिहर्सल, और बहुत मज़ा आता था। फिर वहाँ से लोगों ने मुझे कहा यार फिल्मों में जाने का रास्ता यही है, यहाँ से सीखेंगे। जब मैं अपना 3 साल पूरा करके जोधपुर आया, तो जोधपुर में फिल्मों की शूटिंग्स आती थी, तो ये लोकल आर्टिस्ट मांगते थे। तो लोकल आर्टिस्ट होते थे, एक लाइन का डायलॉग है या खड़े रहने का सीन है, तो वो लोग ऑडिशन करते थे। उन ऑडिशन में मेरा सिलेक्शन ज़्यादा होने लगा। वाह। तो ज़्यादा होने लगा तो दोस्तों ने चढ़ाया कि यार तेरा सिलेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तेरा इसमें दिख गया, तू उसमें दिख गया, ऐसे चढ़ाने लगे। मैंने कहा ठीक है चलो, कह रही मुंबई जाना पड़ेगा, ठीक है से कुछ नहीं होगा, मुंबई जाएगा फर्टाइल तो था ही मन। हाँ, मन तो था ही। इस दौरान एक सीरियल आया था, उसका कुछ भाग जैसलमेर में शूट हुआ, कुछ उसका मुंबई में होना था। तभी मैंने अपने पेरेंट्स और अपनी धर्मपत्नी से डिसीजन हम लोगों ने बैठ के लिया कि 1 साल मुझे ट्राई करना चाहिए, शायद कुछ हो, और मैं मुंबई चला गया। और पेरेंट्स ने आपको फुल सपोर्ट किया? बहुत अच्छा सपोर्ट, पेरेंट्स और वाइफ का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट था। मेरे फादर तो एवरी डे इवनिंग में मुझे पूछते थे आज का ऑडिशन दिया, आज का क्या, कहाँ शॉर्ट लिस्ट हुआ कहीं। अच्छा सपोर्ट रहा जी परिवार का। तो आपने फिर वो पहली कौन सी फिल्म थी जिसमें आपने काम किया, या आपको लगा कि हाँ अब मुझे ब्रेक मिला है? ब्रेक के लिए तो कह सकता हूँ मैं
एक बॉलीवुड कम हॉलीवुड मूवी आई थी पार्च्ड, राधिका आप्टे उसमें लीड रोल में थी, तनिष्ठा चटर्जी थी, लीना यादव उसके डायरेक्टर हैं और अजय देवगन प्रोड्यूसर। वो फिल्म में मुझे एक छोटा सा कैरेक्टर मिला था, गांव में कुछ बदमाश होते हैं, उसमें एक मैं भी था। तो मुझे जैसे हमने ड्रामा में सीखा था कि अगर आपका छोटा सा रोल है और आपको हाईलाइट होना है तो आपको लगेगा छोटा सा रोल आया और गया, आपको पता ही नहीं लगेगा, फिल्म वालों देखने वालों को भी पता नहीं लगेगा यार तू कब आया था उस फिल्म में, दिखा ही नहीं। तो वो सीखा हुआ हमारे वहाँ काम आया। पार्च मूवी की शूटिंग करते समय मेरा एक डायलॉग था कि पंचायत बैठी है और मैं बोल रहा हूँ फिर तो औरतें ट्रक चलाने लग जाएगी। मैं देखा यार स्क्रिप्ट में मेरा इतना सा डायलॉग है, ये कहाँ दिखेगा, मेरा पता ही नहीं लगेगा मैं कहाँ आया कहाँ चला गया, और कई कैचे भी चल सकती है। तो बड़ा मुझे ऐसा लगने लगा। एक हमारे सीनियर एक्टर थे साथ में जोधपुर के, अब तो नहीं रहे, उन्होंने श्याम जी ने हमें सजेस्ट किया कि अपनी मर्जी से कुछ बोलना मत, बहुत बड़ी डायरेक्टर है, डांट पड़ जाएगी। मैंने कहा यार मेरी इच्छा तो है बोलने की, अभी वो डांट ही तो मारेगी, चाटा तो मारने से रही, वो बोलेगी नहीं जो लिखा वही बोलो, ठीक है या इस पार या उस पार। मैंने कहा चलो देखते हैं। जैसे ही कैमरा मेरे सामने आया तो मैंने अपना डायलॉग बढ़ा दिया। बढ़ाने में ऐसी इस तरह से बढ़ाया कि जो हमने ड्रामा में सीखा था कि उसका मीनिंग समझ लो, फिर उसको खेल लो, तो अच्छा लगेगा तो रख लेंगे। क्या बात है। तो वो जैसे ही आया मेरे पास तो हवे हवे दानो फिर तो औरतें ट्रक चलाने लग जाएगी, है भाई है तुम्हें, ऐसा कोई होता है क्या? अरे वाह क्या बात है। तो वो उसको बहुत अच्छा लगा लीना यादव को, उन्होंने उसको रखा पूरे को रख के थैंक यू बोला, और फिर बोला कि फिर फिल्म का वो शुरुआती सीन था, उसके बाद बहुत सारे सीन में उन्होंने मुझे हमेशा आगे ही रखा। वाह क्या बात है। क्योंकि ये मूवी 2 लैंग्वेज में शूट हुई थी, मतलब इंग्लिश और हिंदी में, तो हिंदी वाला पोर्शन होते ही उन्होंने ओके होने के बाद बोला अब हम इंग्लिश पार्ट करेंगे। तो ये आपकी हिम्मत यहाँ पे काम आ गई। यहाँ हिम्मत कहिए या ड्रामा का एक्सपीरियंस कहिए या कुछ कहिए, तो मुझे लगा यार ये कर लेना चाहिए, ऐसे मौके मिलते नहीं है कि उस फिल्म को 18 इंटरनेशनल अवार्ड मिले, 24 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में गई, कई लैंग्वेज में वो डब हुई। फिर पार्ट के बाद आगे क्या आपका? पार्च के बाद मुझे और मुंबई में काम काफ़ी अच्छा मिला। मुंबई में मुझे लगता है कि जिनको 10 से 15 साल लग जाते हैं, मुझे 1 साल में वो मुकाम मिल गया, और पेरेंट्स का आशीर्वाद रहता है। और मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जिनको भी एक्टर्स को काम आता है थोड़ा बहुत भी, जो उन्होंने सीखा है कहीं से, उनका लक बहुत काम आता है। वो तो है, वो तो मैंने बहुत नोट किया है। जीवन के हर फील्ड के लिए कहा जा सकता है, जो भाग्य को मानते हैं। जी, तो भाग्य मेरे साथ थे। और मुझे जाते ही सबसे पहली मुलाकात मेरी सीआईडी के प्रोड्यूसर हैं बीपी सिंह जी, उनसे मुलाकात हो गई। तो जनरली मिलते नहीं, लेकिन किस्मत ठीक थी मेरी, मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि आप एक ऑडिशन दीजिए, मैं भेजता हूँ क्रिएटिव को, ठीक लगा तो हम देखते हैं। अब उनको नए नए आर्टिस्ट चाहिए ही होते हैं, तो जो ठीक लगेगा उसको रख लेंगे। उन्होंने मेरा ऑडिशन किया और उनको पसंद आया, तो उन्होंने कहा भाई मेरे 3 सीरियल बनते हैं, सीआईडी बनता ही है, एक आहट है भूतिया सीरियल वो है, और एक और उन्होंने सीरियल को चालू किया था, तो मैं इनमें आपको बुलाता रहूँगा। तो वो लोग रिपीट करते हैं 1 महीना 1.5 महीने से, तो मैं उनका एक कैरेक्टर हो गया, तो मुझे वो कभी कुछ बना के बुलाते रहते। तो मेरे पास एक इनकम ऑफ सोर्स हो गया मुंबई में, रहने का एक आधार बन गया। और उसके बाद जब मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि ये तो सीरियल वालों को फिल्म वाले लेते ही नहीं, बहुत कम सीरियल वालों को तो फिल्म वाले मतलब सोचते सीरियल वाला है ठीक है, लेकिन एड वालों को तुरंत ले लेते। क्यों? मैंने फिर देखा कि ऑब्जर्व करते हैं कि एड वालों को क्यों लेते हैं, फिल्म वालों को क्यों नहीं लेते, मतलब सीरियल वालों को क्यों नहीं लेते। तो सीरियल वालों का तो क्या रहता है कि वो 27 दिन 28 दिन वो रेगुलर शूट करते हैं, उनको टाइम ही नहीं होता। क्योंकि मैं भी एक लीड रोल में था सीरियल में, तो 28 दिन का एग्रीमेंट था, तो मेरे पास समय नहीं होता था कि मैं कहीं और जाऊँ। इवन अंधेरी मुंबई में आना भी मुश्किल होता था, सेट के पास ही मैंने घर लिया नायगांव में। तो ये रहता था, तो मैंने ऐड के लिए ऑडिशंस ढूंढने शुरू किए। मैंने कहा मुझे तो फिल्मों में जाना है, तो फिल्मों में जाने के लिए ऐड करने होंगे, ऐड ढूंढने की, और ऐड में शॉर्टलिस्ट होने लगा। तो मुझे आश्चर्य हुआ यार ये तो काम हो रहा है। पहला ऐड कौन सा था? पहला ऐड किया था मैंने मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ के लिए, वो प्रिंट शूट था। उसमें बस मुझे स्माइल करना था, तो वो स्माइल को हैंड कैश करते हैं ऐड वाले जनरली। फिर LIC का ऐड किया मैंने, SBI बैंक का किया मैंने, ये सब प्रिंट शूट थे। वीडियो ऐड मैंने किया पियरलेस म्यूचुअल फंड का, जो बड़ा ऐड था, काफ़ी बड़े बजट का ऐड था, उसका लीड रोल था मैं। फिर हमने एक इजी स्लिम टी का है, वो भी एक वाकया था कि मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ऐसे ही बोला कि यार एक स्टूडियो में मुझे बुलाया, चल मिल के आते हैं। मैं उनके साथ बाइक पे चला गया,
वहाँ गया तो उन्होंने मुझे ले लिया। बोले मित्र रह गए आपके। हाँ वो मित्र है, बोले यार इनको तो तू पसंद आया हुआ है, तेरे से बात करना चाहते हैं। मैंने कहा चल कोई नहीं, बात कर लेते हैं। तो वो ऐड मैंने किया, इस तरह सिलसिला चल पड़ा। तो आपने ये ऐड फिल्मों के साथ साथ OTT वगैरह पे भी काम किया? हाँ मैंने किया है, वेब सीरीज किया है, बंदिश बैंडिट किया मैंने, एक मिसमैच किया था मैंने, और अभी एक बहुत अच्छी बड़ी मूवी आने वाली सरपंच, उस पर अच्छा बड़ा कैरेक्टर है मेरा, स्टार्ट टू एंड। उसका पार्ट 2 होगा तब मैं कैरेक्टर ही चेंज हो जाएगा पूरा, मतलब मैं ही होऊंगा लेकिन मेरा जैसे मैं इसमें जैसा हूँ वैसा नहीं रहूँगा उसमें। हाँ। तो बहुत सारा सस्पेंस भी रहेगा उसमें। कोई जो आपको एक डायलॉग याद हो अपनी फिल्म के लिए या सीरियल के लिए, कोई भी हो तो हमारे एक है, याद आ रहा मुझे, एक तो हमारे दर्शकों को बिल्कुल जरूर। एक फिल्म की थी मैंने, किराएदार। किराएदार में मैं एक दलाल हूँ जो किराए पे मकान देता हूँ। तो जब अपने ऑफिस में बैठा हूँ और फोन पे बात कर रहा हूँ, फोन पे बात करते समय किसी को डांट रहा हूँ और उधर से हीरो की एंट्री है, और इस दुकानदार को, मतलब इसको एजेंट को पता नहीं कि वो कोई हीरो है या कोई रूम मांगना है। वो अपने फ़ोन पे उसको डांट रहा, हाँ अरे हाँ तो मैंने कमरा दिलाया तो मैं क्या करूँ, अरे यार पानी नहीं आ रहा तो मैं क्या करूँ यार, वाह, तो अपने जाके मकान मालिक को बोलो ना, मुझे क्यों कह रहे हो। हाँ दिलाया था, तो मेरे सीट पे बैठ जाओ। तो यार बात करते यार, जितने में उसकी एंट्री हो जाती हीरो की। हाँ बोलो भाई क्या चाहिए। कि सर वो चिल्लाते हुए देखिए घबराया था वो, अबे वो क्या कर रहा है, बोलना क्या चाहिए। कि सर वो एक रूम चाहिए था। हाँ अब बाद में बात कर दो, रूम चाहिए था। अरे आइए बैठिए। अरे सर रूम चाहिए आपको, और आप तो भगवान है जी मेरे लिए। पता नहीं कैसे कैसे फोन आ जाते। अरे सर छोड़िए, आप बताइए कैसा रूम चाहिए, बड़ा सा घर दिखा दूँ आपको, एक बढ़िया 2 BH के घर है, एक शानदार, और बालकनी तो मस्त। बालकनी में खड़े होगे तो पास में देखिएगा आप, पास में सनी लियोनी जैसी है। सर मजा आएगा। वाह। किराया उसका 15,000 रुपये है। ज्यादा है क्या, बात करते हैं। अच्छा चलो एक और है 2 BH के, हाँ सनी लियोनी जैसी नहीं, हाँ राखी सावंत रहती है पड़ोस में, हाँ चलेगा। ये भी ज्यादा है। अरे भाई 15,000 नहीं है इसके, 10,000 ही है। 10 भी नहीं दे सकते। तो भाई तुम्हें दूर लेना पड़ेगा, एक शहर से थोड़ा दूर है, 5,000 में मिल जाएगा। हाँ एक कमरा है, इतना ही चाहिए ना तुम्हें, चलो दिखाते हैं, आ जाओ बैठो गाड़ी पे। मैं अपनी फटफटी निकालता हूँ, फटफट पे किक मारता हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। फिर किक मारा, वो बेचारा हीरो बोलता है कि सर मैं ट्राई करूँ। अरे यार ये मेरी मुन्नी है, मुझसे ही मानेगी, तेरे से मानेगी नहीं। फिर किक मारी, फिर किक मारी नहीं। सर एक ट्राई करूँ। अच्छा ट्राई करेगा, चल मार के दिखा। उससे जैसे ही किक मारा गाड़ी स्टार्ट हो गई। गाड़ी स्टार्ट होती का, अरे वाह मुन्नी तो बड़े बड़े हाथ फिरवा रही है। चल बैठ पीछे, दिखाता हूँ तेरे को। फिर उसको लेके गलियों में घूमने के सीन, और जो कॉमेडी वहाँ पे उत्पन्न होती है जगह जगह, ये देख ये घर, वो देख, हाँ ये देख किसको मैंने दिलाया मकान, कितना खुश है। और ये देख चड्डी बनियान की दुकान, चड्डी बनियान की दुकान पहनता नहीं क्या, तो यहाँ से खरीद लेना। हाँ अरे इसीलिए तो दिखाता हूँ, अरे चल तू। इस तरह करते सीन इतनी हाइट। तो आपने एक साथ इतने कैरेक्टर को अभी आपने जिया है। जी। और एक साथ एक्सप्रेशन भी बदलने में आप माहिर लगते हैं। अरे सर माहिर तो डिलीवरी। तो ये सब किरदार में उतरने के लिए एक, आप जानते हैं आप थिएटर के आदमी हैं। जी। तो किरदार में उतरने की एक तैयारी जो होती है वो कैसे कर पाते हैं, क्योंकि ये OTT या फिल्म यहाँ पे समय बहुत कम मिलता है। हाँ। स्क्रिप्ट भी लेट मिलती है, ऐसा हमने सुना है। स्क्रिप्ट जब सेट पे जाते हैं तब मिलती है। उससे पहले तो ये भी एक टास्क है, स्क्रिप्ट को याद करना और किरदार में उतरना। हाँ, ये सब आपका अभ्यास कैसे हुआ? मैंने सीखा है ये ड्रामा में, क्योंकि ड्रामा में लाइव होता है, वहाँ पे आपको सारे डायलॉग आने ही चाहिए। गलती से भूल गए तो ऑडियंस के सामने उसको कवर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। हाँ ठीक है, ड्रामा में लोग इतने होशियार हो जाते हैं कि अगर आप डायलॉग भूल गए तो आपके को एक्टर आपको कहीं न कहीं संभाल लेंगे उसको। इम्प्रोवाइजेशन। हाँ तो वो चल जाता है। तो मुझे जब लगा कि लंबे डायलॉग हैं, बड़े डायलॉग हैं, इतने लंबे डायलॉग याद करना मुश्किल होता है, तो हमने उसके बारे में पढ़ा कि डायलॉग याद करने के लिए डायलॉग को याद नहीं करना होता, डायलॉग को समझना होता है। वाह। जब आप समझ जाएंगे तो वो आपको लाइंस अपने, उसका विजुअलाइजेशन अपने माइंड में होगा
क्योंकि हमने नोट किया कि कैमरा बहुत कुछ पकड़ लेता है, आपकी आईज वगैरह सब कुछ पकड़ लेता है। तो आप है ना कोई डायलॉग बोल रहे हैं और बीच में आपको लगा यार यहाँ भूल रहा हूँ, याद करने के लिए आपकी कोई नस इधर उधर हुई ना तो कैमरे में पता लग जाता है। वाह क्या। तो वो आपको वो नहीं होना चाहिए। और अगर डायलॉग पूरे याद हैं तो खेलने का जो मौका मिलेगा उसके साथ वो और नहीं मिल सकता सिर्फ डायलॉग याद करने से। तो फिर डायलॉग याद करने की कला धीरे 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 आने लगी, तो अब लंबे डायलॉग भी याद होने लग गए और उसका मजा आने लग गया। तो आपके एक मित्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, और क्या कहना चाहेंगे नवीन जी के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं बॉलीवुड एक्टर करमवीर चौधरी। मेरे एक साथी कलाकार हैं नवीन बोराना, हमने काफी काम साथ में किया है। वो एक उम्दा कलाकार तो हैं ही, साथ ही बहुत भले इंसान भी हैं। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गॉड ब्लेस हिम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नवीन जी कहते हैं कि जो कैरेक्टर है, जो निभाता है, आर्टिस्ट है, वो कभी कभी एक मुहावरा सा बन जाता है। तो आपने तो इसको जिया है इतने प्लेटफॉर्म पर, थिएटर सहित, तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो क्या होता है कि ना, जो आर्टिस्ट अभी बड़े बड़े आर्टिस्ट बन गए हैं उनकी हम जीवनी पढ़ते हैं। हाँ। कि वो कैसे आए, कैसे बढ़े, उनके लिए कैसे कैसे मुहावरे बन जाते हैं। कि देखो ये है हमारे इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन जी का नाम बहुत आदर से लिया जाता है। कहाँ से उनकी जर्नी चली, कैसे कैसे उन्होंने किया, कई जगह कुछ फ्लॉप भी गई। ऐसे ही बहुत सारे आर्टिस्ट के बारे में हमने पढ़ा। तो हमें लगा ये ऐसी जर्नी है तो इसमें तो सीखने को हमेशा ही मिलेगा। प्लस ये है कि आर्टिस्ट 15 साल 20 साल स्ट्रगल किया इसने। जब हमने उसको देखा तो उसकी कोई हिट फिल्म देखा, हमने ये नहीं देखा वो वहां तक पहुंचने के लिए क्या जर्नी कर गया। क्या बात है। तो वो इतने सालों से जर्नी करते करते उसने कहाँ रहा, फिर उनके बारे में पढ़ा। तो देखो कुछ तो इंटरव्यू में हो सकता है कि हमें वो जब बड़ा स्टार बन जाता है तो हो सकता है कुछ स्किप हो जाए, वो नहीं बता पाए। लेकिन जब उनकी कोई बुक निकलती है, उनकी जीवनी निकलती है, तो वो हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि वो भी चौल में रहा है, मैं भी चौल में रहा हूँ, क्योंकि मैं भी मुंबई गया था, चौल में रहा। तो ये उन लोगों को फॉलो करते 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 हमको समझ में आने लग गया कि 10-15 साल ये मिनिमम टाइम है जो हमें फिल्म इंडस्ट्री में। अब तक आपको इंडस्ट्री में प्रवेश किए हुए कितना समय बीत मुझे चुका? 12 साल हो गए सर। 10-12 साल 2010 में मैं मुंबई गया था। और इस 12 साल के अंदर आपने हिंदी फिल्म, OTT प्लेटफॉर्म, सीरियल्स, टीवी सीरियल्स, एड फिल्में, ये सब किया। जी जी जी। और ये सारा काम आई थिंक हिंदी में, लेकिन आपने तो दूसरी भाषाओं में भी, और यहाँ तक कि साउथ इंडियन जैसी भाषा में आपने काम किया है। चलिए, गुजराती तो हमारी सखी है, राजस्थानी। हाँ, बिल्कुल सखी है गुजराती, इजी है गुजराती थोड़ा। साउथ की कन्नड़ में मुझे काफी दिक्कत हुई थी, क्योंकि बड़ा राजस्थानी लोग हैं, ज्यादा हिंदी बोल लेंगे। तो वो कैसे एंट्री कैसे हुई, क्या घटना हुई ऐसी? नहीं, वही एक साउथ इंडियन डायरेक्टर था, उनका कोई शायद आर्टिस्ट नहीं होगा या कुछ ऐसा कुछ था उनको। तो उनको रिक्वायरमेंट रही कि एक आर्टिस्ट चाहिए मुझे थोड़ा। तो किसी तरह किसी के थ्रू मेरी बात हुई, तो बोले एक बार मिलना चाहेंगे। होटल में मैं उनसे मिलने गया, तो बोले कन्नड़ में बोल रहा होगा। मैंने कहा भाई साहब कन्नड़ मेरे तो बस की बात नहीं है। सही है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने से बोल के बताया तो कुछ भी समझ में नहीं है। हाँ, वो और एसेंट भी वो आना जरा दिक्कत। तो वो बोले सर आप टेंशन मत लीजिए, आप हमको ऐसा लग रहा है कि जी जी हमको लग रहा है कि आपको लिया जा सकता है, तो ये डायलॉग हम आपको तैयार करवाते हैं। ठीक है सर, कोशिश करता हूँ। उन्होंने देवनागरी टाइप का कुछ लिखा हुआ था, तो उन्होंने मुझे समझाया ये चीज़ इसका है। मैंने कहा सर इसका मीनिंग अगर समझ में आ जाए हमें, तो मीनिंग के थ्रू हम लोग रिएक्शन आएगा। तो बोले हाँ हाँ वो तो हम बताएंगे। फिर उन्होंने एक उनकी कोई असिस्टेंट थी, उन्होंने उनको मेरे पास भेज दिया, और वो हमारे पास बैठे। तो उसमें एक लाइन है छोटी सी, मुझे याद है, और बहुत बड़े आर्टिस्ट के सामने बोलना था मुझे। सुमन अन्ना करके बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, साउथ के है, हिंदी फिल्मों में भी बहुत बड़े नेगेटिव कैरेक्टर करते हैं वो। सुमन अन्ना मेरे सामने, और मैं उनको बोल रहा हूँ तागुड़ी इष्ट बेकदरे बरकोड़े। वाह क्या बात है। वो
वो बोले तब तो मैं समझा नहीं था, तब वो मुझे बताया इसका मतलब ये होता है। इसके पहले भी बहुत सारी है, जैसे कि हिंदी में उसका मीनिंग समझाता हूँ कि मेरे बच्चे को सांप ने काट लिया और वो इसका इलाज कर देते हैं और ठीक हो जाता है। फिर मैं उनको कहता हूँ कि इतना दुनिया में घूमे कहीं इलाज नहीं हुआ, इलाज के बाद ये बच्चा हमको हुआ और ये भी चला जाता तो हमको क्या होता। तो फिर लास्ट में उसको एक चेक बुक होता है, उससे चेक फाड़ के ब्लैंक चेक देता है। तो उस ब्लैंक चेक में वो कहता है कि लीजिए, इसमें जितना भी रकम भरना है भर लीजिए। तो तगुड़ी इष्ट बेकदरे बरकोड़े। और क्या बात है। तो वो हमने देखा वहाँ, तो डायरेक्टर को अच्छा लगा। हालांकि क्योंकि ऐसे एक्सेंट तो नहीं आएगा वहाँ, तो वो लोग क्या डबिंग करेंगे, तो डबिंग करेंगे ठीक है, लिप्स मूवमेंट तो उनको मिला नहीं होते, तो इसलिए हमको बुलवाते हैं। तो उनको अच्छा लगा और वो फिल्म में लगा और 150 दिन वो फिल्म चली। भराठे नाम है उसका, कन्नड़ में थी। फिर हमने एक की थी तमिल चाणक्य नाम से है और बहुत अच्छी चली, बहुत फेमस रही चाणक्य। उस पर भी मेरा एक कैरेक्टर था बहुत अच्छा, बट उन्होंने कहा कि आप क्योंकि वो पाकिस्तान का सीरियल, पाकिस्तान का सीन है, आप पाकिस्तान में हैं, हीरो पाकिस्तान में रॉ एजेंट बन के इंडिया की तरफ से आएगा, तो आप वहाँ पे हिंदी बोल सकते हैं। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया है। वहाँ हिंदी बोले। फिर ये फिल्म डब होके हिंदी में आई क्योंकि हिट हो गई थी, तो हिंदी में आई, तब हम लोगों ने ये फिल्म देखी। अच्छा। तो मैंने कहा चलो, इन्होंने आवाज़ किसी और की डाली लेकिन परफेक्ट, साउथ का काम काफ़ी फाइन अभी माना जा रहा है हिंदी। यानी आपकी मेहनत, भाग्य और आपके बुजुर्गों का आशीर्वाद तीनों साथ चला है। और दूसरा आपने उसको काफ़ी व्यंगम भी किया है। बिल्कुल। ये जो आपका सफ़र है, तो इस बीच में जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म भी आते होंगे, आप काम कर रहे हैं, OTT भी आ गया, सीरियल भी आ गया, एड फिल्म भी आ गई, तो ये कैसे आप मैनेज कैसे कर पाते हैं इन सब को? सर ये अभी अक्टूबर का महीना, पिछले महीने में ये मेरे साथ प्रॉब्लम आई थी। इसे हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं डेट क्लैश होना। तो अक्टूबर में क्या रहा कि मैं सरपंच सीरीज कर रहा था। हालांकि मैंने डायरेक्टर को मना किया कि मैं 10-15 दिन नहीं दे पाऊंगा। बोले सर लीड रोल है, इतना तो चाहिएगा, 8 एपिसोड है, आपका मेन रोल है उसमें, हीरो के फादर हैं आप, तो इतना चाहिएगा। मैंने कहा मैं नहीं दे पाऊंगा, तो मैंने मना कर दिया था। इस दौरान मैं एक सेम बहादुर है विकी कौशल की फिल्म, उसका कोई सीन कर रहा था और वहाँ पे इस दौरान मेरी उनसे सरपंच के डायरेक्टर से किसी बात पे हाय हो गई और बोले यार अभी भी आपको मौका है, प्लीज आ जाइए। अच्छा, और आप साथ काम करेंगे, मजा आ जाएगा। मैंने कहा यार मेरा मन तो बहुत है पर 10 दिन निकालना बहुत मुश्किल है भाई एक साथ। बोले नहीं, आपको बीच बीच में गैप देंगे। मैंने कहा मेरा एक ड्रामा भी है, बीच में रिहर्सल पे भी जाना पड़ता है, सब सर एडजस्ट कर लेंगे, आप आओ तो सही। अब किसी तरह उसने मुझे कन्विंस कर दिया। अब मैं ठीक है चलो सरपंच करते हैं। सरपंच का शूट शुरू हुआ। इस दौरान ड्रामा था हमारा 27 को, उसके लिए रिहर्सल, और 27 को हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छा किया। पंकज सिंह तंवर हैं सरपंच के डायरेक्टर, उन्होंने मुझे बीच में टाइम दिया कि आप ड्रामा आपका खराब नहीं होने देंगे, आप जाइए। इस दौरान मैंने उसी को करते हुए एक ऐड किया जेके सीमेंट का। इसी दौरान मैंने ये सेम बहादुर किया, ये फिल्म किया मैंने इसके साथ मनोज वाजपेयी जी हैं, उनके साथ मैंने उनके दोस्त का कैरेक्टर किया और उसमें भी मेरे को 3-4 दिन देने हो गए। तो पंकज सिंह जी ने काफ़ी मेरा सपोर्ट किया और मुझे बीच बीच में मौका दिया वहाँ जाने का। इस दौरान कई सारी डेट क्लैश हो गई, कोई कह रहा है इस तारीख को आ जाओ, कोई कह रहा है इस तारीख को आ जाओ। फिर 17 को आप ये कर रहे हो तो 18 को हमारा कर लो। फिर कोई आता है कि यार 17-18 आपकी पैक है तो 19 को हमारा कर लो। तो इस तरह हमारा ऐसा होने लगा कि स्थिति ऐसी हो गई कि कोई कह रहा है कि यार सी नवीन जी अभी तो पैकअप हुआ नहीं है, कल आपका वहाँ जाना है, तो अपन क्या रात को लेट तक कर लें? उनका करो भाई, काम तो करना है। तो रात को 12 बजे तक हम शूट कर रहे हैं, सुबह 6 से 8 किसी दूसरे सेट पे कर रहे हैं, शाम को 3 से 5 किसी और सेट पे कर रहे हैं। और ये ऐसा होने लगा कि मुझे लोग कहने लगे यार जोधपुर में ऐसे आर्टिस्ट है जिनके पास डेट नहीं है। भाई ये तो किस्मत की बात है, ऐसा होने लगा है। तो एक और आपके मित्र जुड़ गए हैं हमारे साथ। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है, और नवीन जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? नमस्ते दोस्तों, मैं यतिन काजेकर, और 2017 में बनी राजस्थानी फिल्म नानी बायरो मैरो में मैंने नरसिंह जी मेहता का रोल किया था। उसी फिल्म के दौरान मैं राजस्थान में था, शूटिंग कर रहा था, और मेरी मुलाकात एक ख़ास शख्स से हुई, नवीन बोराना जी। नवीन जी मेरे दोस्त बने और मैंने उनका करियर फॉलो किया है। बहुत बढ़िया काम करते हैं, बहुत बढ़िया कलाकार हैं।
हमारे देश की कई भाषाओं में उन्होंने फिल्मों में काम किया है, सीरियल में काम किया है, एड फिल्म्स में काम किया है, लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत अच्छे इंसान हैं वो। नवीन जी, आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू। नवीन जी, ये अक्सर अभिनय के प्रति हमने देखा है कि लोग आते हैं और उनको स्क्रिप्ट पढ़ने की आदत नहीं है। और कभी कभी हमने हो सकता है बाहर क्या ये जो है माहौल है, जैसे दिल्ली वगैरह में तो लोग बाहर बैठते हैं तो भी ड्रामा पे बात करते हैं, या कभी कभी डिस्कशन भी होता है, किसी किताब पे डिस्कशन होता है। हमारे यहाँ ये जो है वो पर्टिकुलर, मुझे कोई गुरेज नहीं है कहने में कि जोधपुर में बिल्कुल भी माहौल नहीं है। और आप यहाँ से निकले हैं और आपने यहाँ बहुत साथ दिया। और अक्सर लोगों को देखने की आदत नहीं है, ड्रामा पढ़ने की आदत नहीं है, समीक्षाएं करने की ज़्यादा आदत है। ये तो सर हर जगह होता है, सही कह रहे हैं आप। लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है सर। एक्टिंग फील्ड में गए हैं, क्या किसी भी फील्ड में जाइए, तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज तो सारा वहीं भरा है। वहाँ से हम सीखते हैं, वहाँ से समझते हैं, वहाँ से हमें अलग अलग आर्टिकल्स मिलते हैं, हमें वहाँ से पता चलता है, सब्जेक्ट्स मिलते हैं। हम कितना कुछ जीवन में बुक्स के थ्रू ही करते हैं। वो हमारा एक बहुत अच्छी धरोहर है जिससे हम लोग सीखते हैं, और आगे भी वो हमारे जीवन में काम आती रहेगी। और हाँ, जोधपुर में डिस्कशन कम होते हैं। एक हमारे यहाँ पे ड्रामा और एक्टिंग के नाम पे एक हमारा टाउन हॉल है। तो कभी कभी ऐसी स्थिति है, जैसे कि आज की स्थिति देखें तो टाउन हॉल में रिपेयर के नाम पे बंद है, तो काम चल रहा है, रिपेयर हो जाएगा। लेकिन जो अभी बंद है और उस दौरान आर्टिस्ट कहाँ जाएंगे, उनको अपना ड्रामा करना है। तो हम लोगों ने एक हॉल लिया, वहाँ पे किया। इवन इन्होंने राजस्थान संगीत कला अकादमी ने भी कोई प्रोग्राम किया, तो वो कहीं और करना पड़ा। तो ऐसा अक्सर करना पड़ता है इसके साथ साथ। तो हम लोग जरूर जाते हैं, ताकि बड़ा डिस्कशन नहीं हो तो कम से कम बातचीत हो, वो लोग दोस्त लोग मिले, किसी की एक्ट पे कोई बात करे। हालांकि ड्रामा में कई बार होता है कि किसी ड्रामा को फिनिश होने के बाद उस ड्रामा के ऊपर विचार विमर्श होता है कि भाई इसमें किसने क्या क्या किया। कोई लेके लिखता भी है कि यार उसने ये डायलॉग ऐसे बोला, इसने ये बोला, इसका क्या मीनिंग हुआ। ऐसा होता है, पर बहुत छोटे लेवल पे होता है और इंटरेस्ट कम लेते हैं। और लोकल लोग होते हैं तो कोई क्या होता है कि एक्टिंग से तो जीवन चलेगा नहीं, क्योंकि एक्टिंग से मुंबई में बड़े स्टार हैं, वो अपना काम चला रहे हैं। लेकिन जोधपुर में रहने वाला अगर कहीं शूटिंग पे जाएगा या ड्रामा में जाएगा तो उसको कोई कमाई इतनी होने वाली नहीं कि अपना घर चला सके। तो कहीं जॉब कर रहा होगा, गवर्नमेंट जॉब में होगा, प्राइवेट जॉब होगा, कोई दुकान चला रहा होगा, कोई न कोई सर्विस में होगा, तो उसको वो भी देखना पड़ता है, प्लस अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है। तो बहुत मुश्किल से एडजस्ट कर पाते हैं, तो डिस्कशन नहीं कर पाते हैं। नवीन जी, जैसा आपने ये काफ़ी माहौल के बारे में बताया, आप जब अपनी फैमिली के बाद जोधपुर आपको स्मूथली आना ही पड़ता है, क्योंकि परिवार है, घर है। लेकिन जो ये ट्रैवल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ है, और साथ में एक्टिंग और दूसरा भी क्रिएटिव स्ट्रेन भी रहता ही रहता है, तो इसको कैसे मैनेज करते हैं? सर यूँ है कि जोधपुर से मुंबई जाना और मुंबई से वापस जोधपुर आना, क्योंकि हमारा गढ़ तो मुंबई ही है एक्टिंग का, तो वो जर्नी लंबी है। 16 घंटे की जर्नी है। और ये वाला जो रूट है जोधपुर मुंबई का, ये हमेशा पैक ही रहता है। अब टिकट कराएंगे तो मिलता ही नहीं टिकट, अक्सर ऐसा होता है। इवन हम दिल्ली साइड जाते हैं तो 2 दिन पहले टिकट कराए तो हमको मिल जाता है जनरली। दिल्ली साइड में, मुंबई साइड में अक्सर प्रॉब्लम आता है। तो अगर हम तुरंत फ्लाइट का टिकट भी खरीदते हैं तो वो थोड़ा कॉस्टली रहता है। कभी कभी हमको सस्ता मिलता है तो हम वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन मुंबई साइड में जाने के लिए और वहाँ से वापस आने के लिए ये दिक्कत होती है, तो हम लोग सहारा लेते हैं प्राइवेट बस से। इरिटेशन नहीं होता परिवार वालों को? परिवार वाले समझ चुके हैं कि इनका पैशन है, अब ये छोड़ने वाले तो है नहीं, तो इनका विरोध करने की बजाय उनको प्राउड भी है, प्राउड वाला काम कर रहे हैं। बिल्कुल करते हैं वो। उनको अच्छा लगता है जब हम लोग कहीं दूसरे शहर में घूमने गए हैं परिवार के साथ, और कोई हमको पहचान जाता है, पहचान के हमारे साथ सेल्फी ले लेता है और बहुत खुश होता है। तो मेरे फैमिली को बहुत गर्व महसूस होता है कि यार देखो, उस समय प्राउड होता है। मेरी वाइफ को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है। गूगल करते हैं, फिर वो नवीन बोराना लिखते हैं तो सबसे ऊपर मुझे दिखाया जाता है, तो वो अच्छा लगता है उनको। ये मैंने नसीरुद्दीन शाह का एक इंटरव्यू
कहीं देखा है। जी जी। वो कहते हैं कि मुंबई में जो डायरेक्टर हैं वो 3 कट बोलते हैं, कट कट कट। कट के बाद वो आपसे क्या चाहते हैं वो बता नहीं पाते हैं। तो क्या ये आम बात है या ऐसा आता है, या वो आपके कैरेक्टर से क्या चाहते हैं और आप उसके साथ कितना न्याय कर रहे हैं, क्या उसके लिए वो कोई गाइडलाइन देते हैं या बस छोड़ देते हैं आर्टिस्ट? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। कट क्या रहता है, बहुत सारे कारणों से होता है। अधिकतर कट का कारण होता है जो परफॉर्म किया है एक्टर ने, डायरेक्टर उससे शायद सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा रहता है टेक्निकल कोई फॉल्ट आ गया, कोई लाइटिंग वाले से मिस्टेक हो गई, कोई रिकॉर्डिंग हो रही तो उसमें कोई मिस्टेक आ गई तो रिकॉर्ड वाला वो कट बोल सकता है। तो ये दिक्कत टेक्निकल भी आ सकती है। लेकिन जनरली क्या रहता है कि एक्टर ने एक्ट किया, डायरेक्टर ने समझा और उसको लगा यार इससे अच्छा हो सकता है, तो वो कट बोल के उसको बताएगा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ देगा कि अब क्या करोगे, अब वो कुछ अपनी मर्जी से कर दो। वो डायरेक्टर बताएगा कि इसको आप थोड़ा ऐसा करके देखते, थोड़ा ऐसा करके देखते, और जो सीन सही निकल पड़ेगा वो उसको ओके बोल देगा। ओके मीन्स सीन हो गया, अच्छा हो गया सीन। तो इस तरह होता है, डायरेक्टर का अच्छा सपोर्ट रहता है। पर डायरेक्टर ये कभी भी नहीं चाहेगा कि नॉन एक्टर सामने आए। वो इसलिए नहीं चाहेगा कि समय इतना कीमती होता है, क्योंकि उस एक सीन को करने के लिए इतने सारे लोग लगे रहते हैं। कितनी टीम्स अलग होती है, कैमरे की टीम होती है, लाइट की टीम होती है, स्पॉट की टीम होती है, और ट्रांसपोर्टेशन की होती है, होटल की होती है, लॉन्ड्री की होती है। कितनी टीम्स होती है जो सीन को करवाने के लिए इतनी दूसरे शहर में गई है या जगह गई। तो ये जो आपने बताया उसमें 2-3 बातें जो हम एक लेमैन जी जो फिल्मों से नहीं जुड़ा है लेकिन समझ ये सकता है कि इसके लिए एक ऑब्जर्वेशन पावर ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छी शक्लो सूरत से ज़्यादा मायने ऑब्जर्वेशन और किरदार में उतरना, ये सब जो चीज़ें हैं, इन सब के बारे में क्या माहौल क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में आजकल शक्ल सूरत की इतनी डिमांड नहीं है जितनी डिमांड उसके टैलेंट की है। क्योंकि आप देख रहे होंगे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो दिखने में उतने, जब आए थे तो उतने खूबसूरत नहीं थे, लेकिन और कमाल कर गए और टैलेंट में उन्होंने कमाल किया। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये बताना, आपको पता ही है कि बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे हैं जो बहुत अच्छी शक्ल लेके नहीं आए थे इस इंडस्ट्री में, बहुत सारे, लेकिन वो टैलेंट लेके आए थे। टैलेंट ने उनकी शक्ल बना दी और वो आज बड़े स्टार बन गए। तो इसलिए इसमें शक्ल सूरत का इतना मैटर नहीं करता, टैलेंट का ही करता है। नवीन जी, आपने कुछ मेन स्ट्रीम की फिल्में भी की हैं, तो या जो भी आपने सीरियल वगैरह किए, तो आपकी पसंद किस जोनर के आपको ये सब पसंद है, फिल्म या प्लेटफॉर्म, कि ये जोनर मेरे दिल के करीब है? सर मैंने एक सीरियल किया था कुमकुम लक्ष्मी, उसमें मेरा लीड कैरेक्टर था और गोपाल नाम का कैरेक्टर था मेरा। नायगांव में सेट लगा, हम लोग वहाँ पे गए और हमने सीन शुरू किए शूट करना। तो गोपाल एक कैरेक्टर था जिसको बच्चा नहीं है और उसकी वाइफ थोड़ी बच्चे को लेके सेंसिटिव भी थी, लेकिन वो किसी बच्चे को गोद लेने में बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकती थी अपने हस्बैंड को। इस दौरान हस्बैंड यानी कि गोपाल जो कैरेक्टर मैंने किया, उसको एक मंदिर के बाहर एक टोकरी में बच्चा रोता हुआ मिलता है, तो वो उसको लेके आ जाता घर पे। उसकी वाइफ बड़ा विरोध करती है, बट उस गोपाल के कैरेक्टर के साथ साथ एक कैरेक्टर और है, उसकी बहन जो एक मुंबई में मेरी एक मित्र है नीतू, उन्होंने निभाया वो कैरेक्टर। वो मेरी सिस्टर का कैरेक्टर था। नीतू ने वो कैरेक्टर बहुत अच्छा निभाया। वो मेरे को उसमें सपोर्ट करती है और मैं उस बच्चे को, तो बच्चा था ही नहीं, हमने वही बच्चा, उस कैरेक्टर ने बच्चा खेला ही नहीं था, तो उस बच्चे को कैसे अजीब अजीब से कि अरे मेरा लल्लू, अरे कैसा है, उसको कुछ बोलना नहीं आता, उसको पता ही नहीं कैसे प्यार करते हैं। फर्स्ट टाइम कोई बच्चा देखा उसने, उसको घर पे लिया और वाइफ की नज़रों से बच्चा ना है, वाइफ गुस्सा कर रही है और आप बच्चा पाल रहे हो, कैसे पॉसिबल है। तो अभी आपने वो किया और उसमें आप जो डायलॉग राइटर ने लिखे, बहुत शानदार डायलॉग लिखे, वो हमें बोलने में मजा आया और वो सीन क्रिएट होता था। वाइफ का सपोर्ट नहीं है, सिस्टर का सपोर्ट है और हम तीनों साथ रहते हैं। उसको दूध पिलाना, घुमाना, खिलाना, वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था जो मेरे बहुत, यानी आप पूरा एक तरह से जो भी आपने काम किया है उसकी किरदार में नहीं, स्क्रिप्ट में नहीं, आप पूरा का पूरा उसका जो परिवेश है उसमें उतर गया, ऐसा लगता है। सर क्या कभी कभी लगता है कि ना वो मेरे लिए लिखा गया, ऐसा लगने क्या बात है। बहुत बहुत बढ़िया, ये एक अच्छे आर्टिस्ट की पहचान भी है। कभी कभी नवीन जी देखते हैं कि स्क्रिप्ट में कोई किरदार है और स्क्रिप्ट की डिमांड के अनुसार है,
हम उसको पढ़ते हैं या देखते हैं तो हमें लगता है कि ये तो आम जीवन का कैरेक्टर भी है और हम चाहते हैं कि उसको डालें, तो क्या इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं या जी समय नहीं होता है? डिपेंड करता है सर। कई बार क्या होता है, कुछ डायरेक्टर होते हैं वो आपको छूट देते हैं थोड़ी इम्प्रोवाइजेशन करने की। जैसे मैंने आपको पार्च के बारे में बताया था, एक फिल्म और की थी मैंने, अकीरा, सोनाक्षी सिन्हा की, बहुत अच्छी फिल्म। उसमें डायरेक्टर मुरुगन जी ने, उन्होंने हमें मौका दिया अपना पूरा टैलेंट करने का। तो मुझे लगा यार मैं अपनी मर्जी से किया जा रहा हूँ, कोई नाराज ना हो जाए। तो जब कैमरा उस एंगल में था तब मैंने जो सीन किया, इस एंगल में जब वो खुद बैठे हुए थे तो मुझे लगा यार ये ऑड ना हो जाए, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे याद दिलाया, आपने वहाँ उस एंगल से जो किया था ना वो कीजिए, वो बहुत बढ़िया था। अच्छा, एक बात और है कि जैसा कि आम लोगों में ये काफ़ी बात घर करी हुई है या हो सकता है र्यूमर भी हो, और ऐसा कहते भी हैं कि अगर आपको कोई रोल पाना है जी, और उसके लिए आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर डायरेक्टर से नहीं मिल सकते, ये कास्टिंग को के लिए एक पूरी यूनिट अलग होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उन पे कभी कभी पार्शलिटी का भी होता है, बिल्कुल लगता है। जी जी। या हमें नहीं पता, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जी, मैं ये सोचता हूँ कि हर फील्ड में ये होता है, इसे हम देसी भाषा में भाई भतीजावाद भी कह सकते हैं। तो ये हर फील्ड में होता है। हमने बहुत सारे हम ऐसे लोगों को जानते हैं जो कास्टिंग कंपनी है, वो फिल्म, जैसे मुझे फिल्म बनानी तो मैं कास्टिंग कंपनी को ही बोलूंगा, मैं तो आर्टिस्ट ढूंढने निकलूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत सारे काम हैं। तो जिनका काम उसको साझे वाली बात क्या होती है, कास्टिंग डायरेक्टर को बात करेंगे, उनको एक लिस्ट पकड़ाएंगे, ये आर्टिस्ट मुझे चाहिए, ये एज ग्रुप है और इनका ऐसा ऐसा फेस चाहिए, और ये पूरी डिटेल के साथ उनको दे देंगे। अब वो उस पर रिसर्च करेंगे, अच्छा ये तो वो कोऑर्डिनेटर को बोलेंगे कि मुझे ये लोग चाहिए, मुझे ऑडिशन करना है, इनमें से मुझे कास्ट करनी है। नवीन बोराना के मन में, कल्पना में अभी तक जो उसको किरदार नहीं मिला है, चाहे थिएटर में या फिल्म में या किसी भी प्लेटफॉर्म पर, वो क्या ऐसा है कि जो आप सोचते हैं कि मुझे ये कभी मिले तो मज़ा आएगा? जी, आपको याद होगा एक फिल्म आई थी दर्द का रिश्ता, उसमें सुनील दत्त साहब थे। सुनील दत्त साहब का जो कैरेक्टर था वो मुझे हमेशा अपील करा कि यार ये कैरेक्टर मैं कर सकता हूँ। बहुत अच्छा कैरेक्टर था। कैंसर, बच्चे का, बिल्कुल बिल्कुल कैंसर हो जाता है उसको, फिर उसको बोन म्यूरो ट्रांसप्लांट करनी होती है, उसको एक विदेश में वाइफ होती है, फिर वो यहाँ आता है, उसकी पहले वाइफ होती है, उसका एक बच्चा होता है। तो यानी एक इमोशनल मैं बहुत इमोशनल हूँ। वैसे एक्टर इमोशनली होते हैं सारे, बहुत इमोशनल हूँ। और मैं आज भी जब एक्टर होते हुए भी बहुत सारे एक्टर्स को एक्टिंग करते हुए देखता हूँ पर्दे पे, तो मैं भी रो पड़ता हूँ उस सीन में, क्योंकि मुझे लगता है यार कितने जान डाल दी इन्होंने, और उसके अलावा मैं उसमें खो जाता हूँ। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं एक्ट करता हूँ तो मैं खो जाता हूँ। मुझे जनरली आंसू के लिए मुझे ग्लिसरीन की जरूरत नहीं पड़ती है। डायरेक्टर बोलता है ये सीन है, आंसू चाहिए, आंसू नहीं चाहिए सर, मैं लाऊंगा नेचुरली आंसू। नवीन जी, आपसे बातें की है और हमें ऐसा लगता है कि बात शुरू ही हुई है अभी तो, और बहुत बात करना चाहते हैं। बड़प्पन है सर आपका। और लेकिन वो लोग जो हो सकता है कि एक आध कहीं नाटक में काम कर लेते हैं, या जिन्हें ग्लैमर लगता है और वो सिर्फ एक्टिंग में आना चाहते हैं, इंडस्ट्री में जाने के ख्वाब देखने लगते हैं, उन लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं उन सभी दोस्तों को, भाइयों को, छोटी बहनों को, छोटे भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में मुझे लगता है कि भारत की 90% जनता आना चाहती है, उनको लगता है कि चकाचौंध की जीवन है, लाइफ बहुत अच्छी है, देखो कितना सेवा करने वाले लोग हैं, ये तो मज़े करते हैं, ऐसा उनको लगता है। साथ साथ उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इस फील्ड में आना है तो जैसे हर फील्ड में जाने के लिए सीखना पड़ता है, इस फील्ड में आने के लिए भी सीखना पड़ता है। एक बराबर प्रोसेस है, और मेरे को लगता है ड्रामा एक बहुत ही अच्छा रास्ता है इस फील्ड में आने के लिए। तो ड्रामा ज्वाइन करें, ड्रामा में सीखें, उसमें आपको इतना कुछ सीखना। आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं भी आना चाहेंगे तो ड्रामा में आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके रियल लाइफ में भी काम आने वाला है। रियल लाइफ में तो काम आएगा ही, तो आपका वहाँ सीखा हुआ, प्लीज़ आप कोई भी इसमें आना चाहें तो ये बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आप सीख कर फिर ट्राई करें। बिना सीखे पहुँचना बहुत मुश्किल है और संभव नहीं है, ये भी एक इंडस्ट्री है। वाह नवीन जी, आपने तो अपने सारे जौहर बताए और उसके साथ साथ इतना बढ़िया मैसेज दिया है, और जिस तरह से आपने अपने किरदारों को जिया है
और अचानक किरदार को बदलने की भी जो क्षमता आपने दिखाई है आज, उसके लिए हम आपको पहले तो राइजिंग सिटी और हमारे 24 न्यूज़ चैनल की तरफ से पहले शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं अब तक के काम के लिए, और आगे के लिए हम प्रे करेंगे गॉड से कि आपको और ज़्यादा तरक्की मिले। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में हमारे छोटे से आमंत्रण पर आए। थैंक यू। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। 24 चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने देखा और हमें सहारा, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को। अरे उसको तो मालूम ही नहीं था, वो तो कोल्ड ड्रिंक समझ कर पी रहा था। अब इसके फ्रेंड्स ने अपने हंसी मजाक में इसके कोल्ड ड्रिंक में डाल कर देते रहे थोड़ी थोड़ी। अब आप ही बताइए, जो रोज पीते हैं उनको उल्टी होती है क्या? नहीं होती है ना, है? अरे वो तो कितना ही हजम कर जाते हैं। उल्टी तो उनको होती है जिनको आदत नहीं होती है। अब ये बच्चा बहुत गिल्टी फील कर रहा है, माफ कर दीजिए ना इसको अपना बच्चा समझकर। आज तापमान है 40 डिग्री। सारे दिए आज ही बेच लेगी। दिखा कहाँ लगी, बात क्या है? अरे छोटे भैया की फरमाइश है दिवाली पर तोहफे की। ये तो बस बच्चे का मन रखना चाहती है चाचा। चल तेरे सारे दिए हम खरीद लेते हैं। हाँ भाई वैसे भी इस चौराहे पे सबका ध्यान रखना मेरे ही काम तो है। सही है? ले। और वैसे भी दिवाली है चाचा, दिवाली धमाका ऑफर, 1 पर 1 फ्री। इसे 1 पे 1 फ्री देगी तो मुझे 1 पे 2 फ्री देना पड़ेगा। सही है। यो मान स्वागत, आओ सा पधारो सा पधारो सा पधारो सा, घणे मान स्वागत। ये है राइजिंग सिटी, ये है राइजिंग सिटी।